प्रीवियस ईयर तो बहुत ही ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन सेम वैसा ही रिपीट हो जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर बनाने से फ़ायदा ये है कि पढ़ाई करने में थोड़ा मन लगता है। अगर आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो ध्यान में रहेगा कि ये क्वेश्चन आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है, उसके बेसिस पर आप ऐसा दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, या मतलब पढ़ाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। मॉक टेस्ट तो मस्ट है, जब से टाइमिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है, टाइम जो फिक्स हो गया है, और खास करके जो सीबीटी एग्ज़ाम ले रहा है वहाँ पर मतलब मॉक टेस्ट है, सो आपका बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, तो एनालिसिस तो करना बहुत ज़रूरी है। इसका सिंपल सा ऐसे आप टेस्ट लगाकर छोड़ दिए, हो सकता है कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, और वो क्वेश्चन तो याद है कि ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आया था, वही फाइनल में भी आ गया, और आपका ये भी याद रहेगा कि हमें क्वेश्चन ए वाला अटेम्प्ट किए थे, वहाँ भी वही अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अगर वो गलत हो गया तब तो दोनों जगह गलत हुआ। तो इसलिए क्या आप क्या गलत बनाए हैं, क्या सही बनाए हैं, कहाँ पर करना चाहिए उसमें प्रिपरेशन, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप स्टडी करने का मेन टाइम है दोपहर में, जब आप खुद से पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं, तो वैसा टाइम में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। वो टाइम अच्छा यूटिलाइज होता है, और थोड़ा लोगों का भी मतलब कितना क्या नॉलेज है, या फिर क्या आपका टॉपिक छूट रहा है, ये सब जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। एक बार वो एग्ज़ाम हो गया तो फिर से आपको कोई नहीं बोलेगा कि आकर फिर से एग्ज़ाम दीजिए। तो आपके पास एक ही चांस है। अब वो चांस लेने के लिए मतलब आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं, वो उस आपका रिवीजन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ श्योर होते जाएगा, वो गलत होने का चांस उतना ही कम रहेगा। इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रियलिटी यही है कि मतलब जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और सिलेक्शन रिवीजन के चलते नहीं हो पाता है। अगर आप नॉर्मल ऐसे ही देखिएगा तो 70-80 के आसपास में वेरी करता है स्टार्ट में, और बहुत जगह पे तो ओटी मिलता है। अगर ओटी मिलता है तो स्टार्ट में भी बहुत लोग का 90,000 1 लाख हो जाता है। 60 में ट्राई कीजिए, आपकी 55 कम से कम करें, क्योंकि ये मेन स्कोरिंग जोन है। यहाँ पर अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो उधर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस में आपका करंट अफेयर्स सबका कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी पूछ देता है। तो दूसरा पर डिपेंड रहेंगे तो दिन अच्छा रहा तब तो हो जाएगा काम, लेकिन अगर दिन खराब कहीं चला गया तो उधर से भी चले जाइएगा, इधर से भी चले जाइएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम कैलेंडर रेलवे का जो है जारी कर दिया गया है 2024 का। तो जो भी एग्जाम्स है एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, ये सभी एग्जाम्स आपका नवंबर दिसंबर लास्ट तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप एलपी टेक्नीशियन के लिए जैसे एलपी का ये बुक है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस वर्क बुक, इसे आप लगा सकते हैं, और लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आरपीएफ एग्जाम है तो आरपीएफ के लिए भी लगा सकते हैं ये प्रैक्टिस वर्क बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आता है। और इसी प्रकार से टेक्नीशियन का भी दिया हुआ है, इसे भी लगा सकते हैं। और जेई का भी है, इसे भी लगा सकते हैं। इसका जेई का प्रैक्टिस वर्कबुक भी है, इसे भी लगा सकते हैं। और जो लोग अभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी समय है अभी एग्जाम में, तो वो लोग मैथ के लिए लगा सकते हैं, 10 है प्लस सॉल्व पेपर दिया हुआ है, और रीजनिंग के लिए भी ये दिया हुआ है, इसे आप लगा सकते हैं इस बुक से। इसके साथ ही मैं आपको 2 पीडीएफ दे रहा हूँ मैथ और रीजनिंग का, जिसमें ज़्यादा आपका जो वेटेज होगा जो चैप्टर का, उस हिसाब से वो कैटेगराइज किया हुआ है। वो आपका बहुत हेल्प करेगा आखिरी 15 दिनों में कैसे मैथ रीजनिंग को तैयार करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं शुभम तिवारी जी, जिनका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी से हुआ है 2019 वाले में। और सिर्फ एनटीपीसी को इन्होंने क्रैक नहीं किया है, बल्कि शानदार पोस्ट जो आपका लेवल 5 का गुड्स गार्ड का जो अभी ट्रेंड्स मैनेजर कहता है, उसको अचीव किया है। तो इस वीडियो में से जानेंगे हम लोग इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या बुक लिस्ट इन्होंने फॉलो किया, कोचिंग इन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन किया था, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, मौके से क्या रोल हो सकता है, वो सारी चीज़ जानेंगे। तो जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अभी रेलवे एग्जाम्स के 2024-25 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब बिना स्किप किए हुए से पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम शुभम कुमार तिवारी है। मैं ट्रेन मैनेजर, जिसका पहले गुड्स कार्ड भी कहते हैं, उस पर पोस्टेड हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बरवाडी में लॉबी में मेरा पोस्टिंग हुआ है। इससे पहले मैं खड़गपुर में था, अभी फिर से आया हूँ म्यूचुअल कराकर, तो अभी यहाँ पर पोस्टेड हूँ। तो भैया, आपका ये जो जनरल कंपटीशन का जो जर्नी है, ये शुरू कब से हुआ है? शुरू मेरा हुआ था ग्रेजुएशन के बाद से, 2017 में ग्रेजुएशन हुआ था, लास्ट में अक्टूबर के आसपास में। उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुआ था, और उसी का नेक्स्ट 2 साल बाद 19 में वैकेंसी भी आ गया था, उसी टाइम से लगे हुए थे इसमें। पहले अपना थोड़ा आप एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए कि क्या बैकग्राउंड है। मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। फिर मेरा घर होम टाउन डाल्टनगंज है, वहीं से किए हुए थे। मैथमेटिक्स आपका ऑनर्स था वो? हाँ, मैथमेटिक्स था। उसके अलावा कोई टेक्निकल डिग्री?
नहीं, उसके अलावा तो और कुछ अलग से ITI नहीं है। डिप्लोमा कुछ? नहीं, ITI डिप्लोमा ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रिपरेशन मोड था आपका, वो मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या था? दोनों मिक्स था। ये जो कोविड वाला टाइम था उस टाइम तो ऑनलाइन ही मेन था, उसमें ऑफलाइन तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जो स्टार्टिंग था वो ऑफलाइन से ही हुआ था, और होना भी चाहिए ऑफलाइन से, क्योंकि उसमें एक आइडिया मिल जाता है, आप सभी तरह के लोगों से मिलते हैं। तो स्टार्ट में तो यही जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसलिए स्टार्ट में ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद फिर ऑनलाइन आगे चलता है। तो जैसे आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे थे, तो तैयारी में आने के समय आपका मतलब रेलवे की तरफ ही आने का रुझान था, इससे पहले कुछ और भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, मेन उस टाइम हम लोग का ऐसा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ भी जनरल कंपटीशन में जो भी वैकेंसी निकलता था, मेन तो ऐसे टारगेट था एसएससी का। एसएससी का जो वैकेंसी निकलता था उसको फिल करते थे, लेकिन उसी बीच रेलवे आया तो रेलवे की तरफ भी चले गए हम लोग, ध्यान चला गया। और इसका वैकेंसी भी उस समय अच्छा था, इस बार तो बहुत कम हो गया उसके कंपेरिजन में। तो मतलब मेन जो फोकस था वो एसएससी पे था। हाँ, एसएससी पर था। तो अब इनसे हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी जानेंगे हम लोग। जैसे शुरुआत करते हैं मैथ से, कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें बच्चे अभी? मैथ्स के लिए तो सबसे पहले मतलब दो चीज़ पर डिपेंड करता है आपका, कि बेसिक कैसा है, उसके बाद ही कुछ चीज़ होगा। तो अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं है तो पहले तो कुछ भी लेकर जो भी हो सकता है, आर एस अग्रवाल तो सबसे बेसिक हैं ही, उसको लेकर उसको सॉल्व कीजिए हर तरह का। अगर कुछ हो सकता है क्लास, तो क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ आइडिया अच्छा लगेगा, जब सर समझाएंगे तो ज़्यादा समय तक दिमाग में रहेगा। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर ज़्यादातर बनाएं, कि प्रीवियस ईयर वाला ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, उसी के बेसिस पर आता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट है तो सब चीज़ अच्छा हो ही जाएगा। आपने मतलब जो मैथ का तैयारी किया था कंपटीशन के लिए, तो आपका शुरुआत कैसे हुआ था? ऑफलाइन कोचिंग से हुआ था, ऑनलाइन से? ऑफलाइन से ही स्टार्ट हुआ था, उस टाइम तो ऑफलाइन ही किए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ आए। बीच में वैसा टाइम भी हो गया जब सब कोचिंग सेंटर बंद हो गया था, तो ऑफलाइन की तरफ आना पड़ा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। ऑनलाइन की तरफ आना पड़ा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऑनलाइन में कौन सा प्लेटफॉर्म आपने मतलब यूज किया था? ऑनलाइन में टॉपिक वाइज हम करते थे, मतलब ज़्यादा वैसा प्रॉब्लम नहीं था तो किसी का कोर्स नहीं परचेज किए थे। यूट्यूब में जो भी प्रॉब्लम होता था, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है या ज्योमेट्री में है, तो सिर्फ उसको देखते थे। और थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप का भी लगता था उस टाइम, सब्जी और दूसरा चीज़ पढ़ा हुआ था, तो फिर से बेसिक पढ़ना वो टफ चीज़ है आप में। जब पहले से पढ़े हुए हैं तो फिर से आप उतना पेशेंस नहीं रहेगा कि फिर से एक तरफ से पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको कीजिए। तो कुछ अगर जो यूट्यूब के टीचर्स जो हैं उनको बताना चाहे तो जहाँ से आप पढ़ते थे? यूट्यूब के जैसे अभिनय मैथ्स करके एक थे, फिर राकेश यादव सर तो हैं ही, गगन प्रताप का भी देखते थे। तब उसमें भी ऐसा था कि किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 2-3 टीचर का निकालते थे, अब जिसका समझ में आना आएगा वो देखना है। जैसे सब टीचर का अलग अलग अपना एक है, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री अच्छा पढ़ाता है, कोई अलजेब्रा अच्छा पढ़ाता है, तो इस हिसाब से पढ़िए। ऐसा दिमाग में तो पहले से बैठा के रखिए कि इन्हीं का सिर्फ वीडियो देखना है, वो टीचर के टीचर वेरी करता है वो। तो अगर मैथ के लिए जैसे बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सिर्फ आर एस अग्रवाल से हो जाने वाला है एनटीपीसी? नहीं, आर एस अग्रवाल से सिर्फ नहीं होगा, उसके लिए आर एस अग्रवाल तो ऐसी नॉर्मल है, वो बेसिक। एकदम बेसिक है। उसके अलावा आपको सभी देखना पड़ेगा, जो ही ट्राई कीजिए प्रीवियस ईयर में जो भी आया हुआ है, और खास करके जो रेलवे होता है वो एसएससी को फॉलो करता है। एसएससी वाला जो क्वेश्चन होता है वो रेलवे में अपडेट करते जाता है, तो इसलिए एसएससी में जो भी आया है उसको सॉल्व कीजिए। और रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? रीजनिंग में वैसा कुछ ज़्यादा अलग से ध्यान नहीं दिए थे, बेसिक जो था वो अपना करो क्वेश्चन बैंक ही बनाते थे। क्वेश्चन बैंक में जो भी नया पैटर्न लगता था से उसको बनाने की कोशिश करते थे, नहीं समझ में आता था तो फिर यूट्यूब में से रिलेटेड देखते थे। जैसे फिगर काउंटिंग वाला थोड़ा ऐसे टफ है, अगर आप वैसे ही काउंट कीजिएगा तो उसका अलग अलग ट्रिक आता है, तो वो सब अलग से देखते थे। और बाकी तो बेसिक, फिर क्योंकि रीजनिंग का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही इसका सिलेबस है, वो तो कैसे भी घुमा सकता है, किसी में 2 ऐड करना है, किसी में 3 ऐड करना है, तो एक पैटर्न देख लेना है। और जैसे कि मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है, इसमें मेजर पार्ट रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें कितना स्कोर सेफ रहेगा 60 में? 60 में ट्राई कीजिए आपकी 55 कम से कम करें, क्योंकि ये मेन स्कोरिंग जोन है। यहाँ पर अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो उधर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस में आपका करंट अफेयर्स सबका कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी पूछ देता है। तो दूसरा पर डिपेंड रहेंगे तो दिन अच्छा रहा तब तो हो जाएगा काम, लेकिन अगर दिन खराब कहीं चला गया तो उधर से भी चले जाइएगा, इधर से भी चले जाइएगा। इसलिए 55 मिनिमम ट्राई कीजिए। आउट ऑफ 60? हाँ, आउट ऑफ 60। और इसके बाद हम लोग जीके जीएस का जानते हैं कि जीके जीएस की क्या स्ट्रेटेजी थी भैया?
जीके को बताइए। जीकेजीएस के लिए एक प्लेटफॉर्म का जो आता है बुक, उसमें ही प्रीवियस ईयर देखे थे, लेकिन उससे पहले बेसिक सभी का पढ़े हुए थे, जैसे लूसेंट का था और भी एक दो था। उस टाइम ज़्यादा टाइम मिला था हम लोगों को, तो एनसीईआरटी भी पढ़े थे। लेकिन फिर प्रीवियस ईयर जो भी आया हुआ था प्लेटफॉर्म का एक आता है करके, उसको बनाए हुए थे, तो वो काफ़ी मदद मिला था। कोई फ्रेशर बच्चे आएगा, नए बच्चे हैं, तो वो जीके जीएस की तैयारी मतलब ट्यूशन से शुरू कर सकते हैं अपना, कि बेसिक बुक नहीं, उठाना पड़ेगा कुछ? वैसे ट्राई कीजिए कि यूट्यूब में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। अगर आपको जैसे एग्जांपल में लीजिए, हिस्ट्री ही अगर खुद से आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बोर हो जाइएगा, वो पढ़ने में बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। लेकिन कोई अच्छे टीचर रहेंगे, उसको स्टोरी टाइप से समझाएंगे तो ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। या पॉलिटी ही ले लीजिए, अगर आप डायरेक्ट सबका आर्टिकल याद कीजिएगा कि इतना में ये है तो बहुत टफ पड़ेगा। लेकिन वही अगर कोई स्टोरी टाइप से पढ़ लीजिएगा कि इसमें ये था, इसमें ये था, तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो ट्राई कीजिए, पहले वैसे पढ़िए, उसके बाद सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। और यूट्यूब सफिशिएंट है सबके लिए। यूट्यूब कोई किसी भी टीचर का देख सकते हैं आप, जो भी टॉपिक है। मतलब कोई अलग से कोर्स लेने का जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेते हैं तो अच्छा बात है, सभी जगह पे एक जगह पे मिल जाएगा। यूट्यूब में है कि आपको बार बार ढूंढना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि किसी के थ्रू पढ़िए, तो जीके पढ़ने में मन भी लगेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो इसमें कोई बुक सजेस्ट करना हो जीके जीएस के लिए तो? इसके जीएस के लिए तो एक लूसेंट सबसे फेमस है ही, लूसेंट ट्राई कर सकते हैं। और दृष्टि ये सब का भी आता है, एक एनसीईआरटी सार करके भी आता है, उसमें बहुत शॉर्ट में बतलाया हुआ रहता है, तो वो सब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तब अगर टाइम है आपके लिए, आप ग्रुप डी ये सब के लिए पढ़ रहे हैं तो अभी काफ़ी टाइम है, तो आप ट्राई कीजिए कि एनसीईआरटी बनाइए, उसमें जो न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल का भी वेटेज अच्छा खासा है, तो वो बनाने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगा। और ये सब जो भी फिलहाल एग्जाम है वो सब के लिए कर सकते हैं, लूसेंट पढ़िए और प्रीवियस ईयर बनाइए जितना ज़्यादा हो सकता है जो भी। तो और फिर जैसे एनसीईआरटी अगर पढ़ना हो तो किस क्लास का पढ़ना सही रहेगा? सीईआरटी 6 क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, 6 7 से 10 तक बहुत ज़्यादा है वो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा है कि किसी का जो समरी टाइप का बुक रहता है वो वाला पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सार संग्रह वाला? हाँ, साठिंगा वाला रहता है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे साइंस का सेक्शन तो एनटीपीसी में कम रहता है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में वो ज़्यादा है, हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा जेई में भी ज़्यादा है। तो उसके लिए मतलब क्या बच्चे करें, कहाँ से पढ़े उसको? उसके लिए तो पहले आप, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल रहता है, तो एक देखे थे उस टाइम हम लोग की प्लेटफॉर्म का ही एक आता था, उसमें पूरा न्यूमेरिकल दिया हुआ था, जितना भी अभी तक रेलवे का जितना भी न्यूमेरिकल आया है वो सभी उसमें दिया हुआ रहता था। तो वो बहुत अच्छा बुक है, उसको सोल्व कीजिए तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और एनसीईआरटी तो ऐसे, एनसीईआरटी में कुछ कुछ जो बीच बीच में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो वाला भी सोल्व कीजिए, तो उससे क्या होगा कि साइंस वाला जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया है सब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल होता है एग्जाम में? प्रीवियस ईयर तो बहुत ही ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन सेम वैसा ही रिपीट हो जाता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर बनाने से फ़ायदा ये है कि पढ़ाई करने में थोड़ा मन लगता है। अगर आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो ध्यान में रहेगा कि ये क्वेश्चन आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है, उसके बेसिस पर आप ऐसा दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, या मतलब पढ़ाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। और मॉक टेस्ट का क्या रोल है? मॉक टेस्ट तो मस्ट है, जब से टाइमिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है, टाइम जो फिक्स हो गया है, और खास करके जो सीबीटी एग्जाम ले रहा है वहाँ पर तो मॉक टेस्ट है, सो आपका बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ये इसका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे, भले सिलेक्शन अभी भी हो गया, अभी भी लगता है कि बहुत सारा चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उससे आइडिया मिलेगा कि मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, स्पीड बढ़ेगा, और जो पढ़ रहे हैं उसमें भी मन लगेगा। अगर आप मैथ्स में भी अगर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज ही जैसे एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज पढ़े जाएंगे, पूरा लगेगा कि मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन जब बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल बनाइए, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दिमाग में आएगा कि इस टाइप का भी आता है, तो पढ़ने में भी मन लगेगा। और बहुत से लोग मॉक तो लगाते रहे, उसका एनालिसिस नहीं करते। वो तो एनालिसिस तो करना बहुत जरूरी है। इसका सिंपल से ऐसे आप टेस्ट लगाकर छोड़ दिए, हो सकता है कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, और वो क्वेश्चन तो याद है कि ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आया था, वही फाइनल में भी आ गया, और आपका ये भी याद रहेगा कि हमें क्वेश्चन ए वाला अटेम्प्ट किए थे, वहाँ भी वही अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अगर वो गलत हो गया तब तो दोनों जगह गलत हुआ, तो इसलिए क्या
आप क्या गलत बनाए हैं, क्या सही बनाए हैं, कहाँ पर करना चाहिए उसमें प्रिपरेशन, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाने के लिए बच्चे जब प्रिपरेशन में आते हैं, कोई फ्रेशर ही बच्चा अगर हो, तो वो आते ही शुरू कर सकता है, मतलब ये एकदम स्टार्ट में भी नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा आप कुछ भी पढ़ लीजिए। जैसे अगर स्टार्ट तो मैथमेटिक्स का सबका होता है परसेंटेज से ही, तो अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसमें जो भी टॉपिक वाइज रहता है क्वेश्चन उसको सोल्व कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले बेसिक तो रहना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं बनाने आएगा तो फिर हम टेस्ट क्या देंगे, क्योंकि टेस्ट देने का मेन मकसद यही है कि वहाँ स्पीड हम लोग को बढ़ाना है। तो थोड़ा मोड़ा इधर नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में डेली बेसिस पर नहीं देना है। अगर कोई बेसिक है तो उसको थोड़ा मोड़ा पढ़िए, उसके बाद ट्राई कीजिए कि वीक में एक टेस्ट देते हैं, उसको बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा उसको बढ़ाते जाइएगा सप्ताह में। फिर करते करते लास्ट में जब आएगा तब तो फिर डेली आपको कम से कम तो एक देना ही पड़ेगा। जैसा कि एनटीपीसी में 2 स्टेजेस है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो दोनों का लेवल में कुछ फ़र्क रहता है? नहीं, वैसा कुछ खास नहीं रहता है, बस क्वेश्चन बढ़ जाता है और आपका वहाँ स्पीड चेक होता है कि कैसे आप सोल्व कर रहे हैं। मेन उसका टारगेट यही है। जो ये रहता है लेवल रहता है वो माइनर डिफरेंस रहता है, उसको नहीं भी बोल सकते हैं। मेन वहाँ स्पीड का ही चेक हो रहा है, स्पीड कैसा है। और आपका जैसे प्रिपरेशन ऑफलाइन ऑनलाइन हुआ था, तो साथ में आप लोग कुछ मतलब फ्रेंड सर्कल बनाकर आप लोग ग्रुप स्टडी करते थे? अब बीच में ग्रुप स्टडी करते थे, उससे फायदा मिलता है कि एक तो हो गया, ग्रुप स्टडी करने का मेन टाइम है दोपहर में, जब आप खुद से पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं तो वैसा टाइम में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, वो टाइम अच्छा यूटिलाइज होता है और थोड़ा लोगों का भी मतलब कितना क्या नॉलेज है या फिर क्या आपका टॉपिक छूट रहा है, ये सब जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए ग्रुप स्टडी अगर कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ग्रुप स्टडी से बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है, जब लोग ऐसे ही बैठकर फिर दूसरा बात स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सबसे भी थोड़ा बचना है। अभी जैसे एनटीपीसी का वैकेंसी आया है ग्रेजुएट लेवल और 10+2 वाला, तो अभी से पर्याप्त समय है जो फ्रेशर बच्चे के लिए? तो हाँ, काफ़ी समय है, तो का कम से कम 4-5 महीना तो टाइम मिलेगा फर्स्ट एग्जाम में, सीबीटी 1 में, तब तक आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है जो कर रहा है ग्रेजुएशन लेवल पर अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एड सब्ट्रैक्ट पढ़ने का ज़रूरत है, उनका बेसिक तो कुछ हद तक होगा ही, थोड़ा मोड़ा वही हो करके और स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देना होगा उनको। तो थोड़ा टफ है लेकिन किया जा सकता है। और आपका ये एनटीपीसी से पहले कोई और भी एग्जाम क्रैक हुआ था? एनटीपीसी से पहले है सो मतलब रिजल्ट दोनों का सेम ही टाइम में आया था, तो एक हुआ था एमटीएस के थ्रू हुआ था। एसएससी एमटीएस? हाँ, एसएससी एमटीएस के थ्रू हुआ था, उसमें सीडीएस पोस्ट मिला था, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट या ऐसा कुछ था। तो आपने ज्वाइन किया था उसको? नहीं, वो नहीं किए थे, दोनों सेम ही टाइम में था और वो थोड़ा दूर भी था, अहमदाबाद में था और लेवल का भी डिफरेंस था, ये लेवल 5 था, वो लेवल से कम था, इसलिए इसको ये से ज्वाइन किए थे। तो आगे और भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? अभी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन चल रहा है, इसी बीच में कुछ झारखंड ये सब में भी जो आता है वो सभी फिल करते हैं। और आपका जो मतलब सिलेक्शन जर्नी था, तो सेलेक्ट होने से पहले और सेलेक्ट होने के बाद में अभी आपका मतलब कुछ चेंजेस आया है? चेंजेस बहुत ज़्यादा तो नहीं आया है, मानसिकता पर डिपेंड करता है कि मतलब आपका लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जब सिलेक्शन नहीं होता लोगों का, बहुत समय से जनरल कंपटीशन में तैयारी में लगे हुए बच्चे, तो लोग बोलते हैं कि इसका नहीं हो रहा, पढ़ने में मेहनत नहीं करता है, इधर उधर करता है, और सिलेक्शन होने के बाद अचानक से मतलब फिर शुरू हो जाता है। मेरा केस में ऐसा कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सब पूरा चिल टाइप से रहते थे कि एग्ज़ाम दो, अपना जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करो। इसलिए वो जो बाहर से रहता है टेंशन रहता है, और बहुत लोगों को रहता है, 98% 99% लोगों को यही रहता है टेंशन कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन, क्या कर रहा है। लेकिन मेरे केस में वैसा नहीं था, और एक खुद से भी था कि हम जो प्रोसेस है, अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो इसका सिंपल सा चीज़ है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो और मेहनत करने का ज़रूरत है। तो बस मेहनत करते थे, और ऐसे भी आप जनरल कंपटीशन में आए हैं तो हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर बीच में हड़बड़ा के छोड़ते हैं तो दोनों तरफ से चले जाएंगे, इधर भी नहीं कुछ होगा, फिर आप इतना टाइम दिए वो भी टाइम खत्म हो गया। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस की रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत से लोगों का फॉर्म फिल करने में कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, जैसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है, या नेम में गैप वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, स्पेस वगैरह का। नाम इस सब में अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो ये करवा लेंगे, कचहरी ये सब में एफिडेविट। एफिडेविट करवा सकते हैं, तो उस सब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो लोग
कोऑपरेट करते हैं अच्छे तरह से, जितने भी होते हैं। मतलब इसको लेकर परेशान नहीं होना। नहीं, वो सबको लेकर टेंशन नहीं। और एक बच्चे को मोटिवेशन के लिए अपना एक अप्रोक्स सैलरी बता दीजिए कि कितना मिलता है लेवल 5 में ट्रेंस मैनेजर में। स्टार्ट में जो सैलरी रहता है हम लोग का सैलरी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये माइलेज पर डिपेंड करता है। तो आपका कैसा माइलेज होता है, तो अगर आप नॉर्मल ऐसे ही देखिएगा तो 70-80 के आसपास में वेरी करता है स्टार्ट में। और बहुत जगह पे तो ओटी मिलता है, अगर ओटी मिलता है तो स्टार्ट में भी बहुत लोग का 90,000 1 लाख हो जाता है। तो कहाँ पर पोस्टेड है इस पर डिपेंड करता है। और थोड़ा अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए कि इसका कैसा नेचर है। हम लोग का जॉब प्रोफाइल है वो अगेंस्ट दी नेचर है। आपको पर्यावरण के द्वारा जो भी चीज़ बनाया हुआ है उसके अगेंस्ट में काम करना है। बनाया गया है कि रात को सोना है, नेचर के द्वारा हम लोग को उल्टा करना है। रात में ड्यूटी लग रहा है तो रात हो जाएगी, दिन में सोइए। और वही रनिंग रूम में जाने के बाद मिनिमम 8 आवर का रेस्ट रहता है, तो रेस्ट करने के बाद फिर से वापस लाइए गाड़ी सब। तो थोड़ा भाग-दौड़ वाला हो जाता है। अगर किसी को चाहिए आराम वाला नौकरी तो उसके लिए थोड़ा टफ है। फाइनल मोटिवेशन दे दिए बच्चों को, मतलब अभी जो तैयारी में लगे हुए हैं वो क्या करें आगे। फाइनल मोटिवेशन यही है कि आप एक ये चीज़ कीजिए कि जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसको अपना लास्ट एग्ज़ाम समझ के ही तैयारी कीजिए। और बाहर वाला जो मोटिवेशन होता है वो कुछ काम का नहीं होता है। अंदर में जो मोटिवेशन है वही बहुत बड़ा चीज़ है कि हमको इस बार जॉब ले लेना है। और असली में उसी तरह से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि वैकेंसी आता है जाता है, सबके साथ होता है। आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि हर बार सीजीएल आया होगा, सीएचएसएल आया होगा, आता है फिल करता है, एग्ज़ाम आता है, उस समय ध्यान में आता है कि अरे मेरा तो तैयारी ही नहीं हुआ है, अब अगला बार करेंगे। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। फिर आपको एक एग्ज़ाम को टारगेट करके और तैयारी करना होगा। तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है और एनटीपीसी वैसे ही दीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। तो आज आपने देखा शुभम तिवारी जी का इंटरव्यू और इन्होंने आपको अच्छे से गाइड किया है। अब जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आशा करता हूँ आपको सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पे। थैंक यू। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट सबको, और लगे रहिए, हो जाएगा सबका।